हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले क्लास में टोटल 2021 तक का ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। अब आपका सिलसिलेवार तरीके से अब सब्जेक्टिव का सेशन चलेगा, है ना। शॉर्ट और लॉन्ग का सेशन चलेगा। आप सभी लोग लाइव रहिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये सेशन पहुंच सके, है ना। आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका सब्जेक्टिव सेशन चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन से, है ना। यहाँ पे आपको शॉर्ट और लॉन्ग टोटल क्वेश्चन करवाए जाएंगे, टोटल क्वेश्चन बताए जाएंगे। उन सभी को आप लोग पेपर में नोट करते जाओगे या फिर यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाओगे। क्लियर है? देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 से अभी स्टार्ट हो रहा है। गैसिंग क्वेश्चन, है ना, गैसिंग क्वेश्चन आंसर, है ना। ये गैस किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य चक्र और मासिक चक्र में क्या अंतर है। मध्य चक्र और मासिक चक्र में क्या अंतर है। याद रखिएगा इस मासिक चक्र को ऋतुस्राव चक्र के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे ऋतुस्राव चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ऋतुस्राव चक्र, या फिर इसी मासिक चक्र को अंडाशयी चक्र के नाम से भी जाना जाता है, अंडाशयी चक्र। तो ये दोनों इसके दूसरे नेम हैं, इनको भी ध्यान में रखना है ना। मध्य चक्र और मासिक चक्र में क्या अंतर है। देखिए मध्य चक्र जो है यह नॉन प्राइमेट स्तनधारी में होने वाला चक्र है। नॉन प्राइमेट स्तनधारी कहने का मतलब यह हो गया कि वैसे स्तनधारी जो मनुष्य यानी हेमिडी क्लास, हेमिडी वंश, हेमिडी जो फैमिली है उसके अलावे जितने भी फैलिडी हो जाए या किसी और भी समूह से जो भी आते हैं उनके वो जो है क्या है, नॉन प्राइमेट क्लास है, ठीक है। तो नॉन प्राइमेट का मतलब हो गया कि वैसे जंतु जो मनुष्य और मनुष्य, सीधा सीधा समझ लें तो वैसे स्तनधारी जो मनुष्य और मनुष्य के पूर्वज जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर, लंगूर, इन सभी को छोड़ करके जो भी स्तनधारी हैं सभी नॉन प्राइमेट के अंतर्गत आएंगे। तो यह नॉन प्राइमेट में होने वाला चक्र है। दूसरा, इसमें रक्त का स्राव नहीं होता है, इसमें रक्त नहीं होते हैं। यह चक्र मुख्यतः गाय, घोड़ा, बकरी, गधा, कुत्ता इत्यादि में पाया जाता है ना। मासिक चक्र में बोला जाता है कि यह प्राइमेट वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। प्राइमेट यानी मनुष्य और मनुष्य के क्या पूर्वज, है। इस चक्र में रक्त का स्राव होता है। इस चक्र में मुख्यतः मनुष्य, बंदर, लीमर, चिंपांजी, लंगूर इत्यादि आते हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन यहां से उठता है, बंगाल का आतंक किसे और क्यों कहा जाता है। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। द टेरर ऑफ बंगाल इज कॉल्ड वाटर हाइचिंथ, है ना। वाटर हाइचिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, है ना। यह जो है जलाशय में जब यह उगता है तो कुछ ही समय में पूरे जलाशय को यह अपने गिरफ्त में ले लेता है। और जब जलाशय को अपने गिरफ्त में ले लेगा तो जल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन और उपयोगी पोषक तत्वों को खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है। जल में हलचल नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीजन घुल नहीं पाता है, जिसके वजह से जलीय जीव मरने शुरू हो जाते हैं। और बंगाल जो है बंगाल में मत्स्य पालन एक अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। वह स्तंभ जो है धराशायी हो जाता है, वह स्तंभ डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण कि हम बंगाल को जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। यह उनकी अर्थव्यवस्था को हिला करके रख देता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मोनोकार्पी क्या है। मोनोकार्पी क्या है। मोनो का मतलब एक और कार्पी का मतलब होता है फूल देने वाला। जो अपने संपूर्ण जीवन काल में बस एक ही बार फूल देगा उसे हम मोनोकार्पी कहेंगे। जो अपने संपूर्ण जीवन काल में फूल कितने बार देगा, एक बार देगा, उसको हम मोनोकार्पी कहते हैं। क्लियर? उदाहरण के तौर पर है बांस, केला, आगेव इत्यादि, ठीक है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन यानी इन विवो और इन विट्रो में क्या अंतर है।
इन विवो देखिए और इन विट्रो, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके इन विट्रो बहुत बार पूछा जाता है। इन विट्रो जो है वैसा निषेचन कहलाता है जो शरीर के बाहर हो। शरीर के बाहर होने वाला निषेचन क्या कहलाता है? इन विट्रो निषेचन कहलाता है। यहां देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया है, ये एग्जाम्पल एक्चुअली आंतरिक निषेचन का इन विवो का है, और ये वाला एग्जाम्पल एक्चुअली ये जो है आपका इन विवो में जो एग्जाम्पल दिया गया है ये एग्जाम्पल आपका बाह्य निषेचन का है। ठीक है, इसको आप लोग क्रॉस कर लोगे, है ना। चलिए आगे देखिए, आंतरिक निषेचन बोलता है कि जो शरीर के अंदर निषेचन होता है उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन के एग्जाम्पल में आते हैं कछुआ, मेढक, परखनली शिशु। परखनली शिशु को आप लोग याद रखोगे टेस्ट ट्यूब बेबी या TTB, शॉर्ट में TTB भी कहा जाता है। क्लियर? आगे देखिए, आंतरिक निषेचन के एग्जाम्पल में है मनुष्य, घोड़ा, बकरी, गधा, कुत्ता, सुअर, जो भी है ये सभी किस में आ जाएगा? बाह्य निषेचन, सॉरी इन विवो यानी आंतरिक निषेचन की स्थिति में आ जाएगा। क्लियर है? आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन है एक पुंजक किसे कहते हैं? एक पुंजक है ना, एक ही जैसा दिखने वाला जो जीव है उसे हम एक पुंजक कहते हैं। एक ही जैसा दिखने वाला जो जीव है उसे हम एक पुंजक कहते हैं। अब कहोगे सर एक ही जैसा दिखने वाला क्या जीव होता है? बाबू रे, वैसा जीव जो अपने जनक से आनुवांशिक तथा बाह्य गुण के तौर पर समान होते हैं उन्हें हम एक पुंजक कहते हैं। वैसा जीव जो अपने जनक से आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें हम एक पुंजक कहते हैं। क्लियर है? ये जो अभी आपके पैनल के ऊपर नोट्स दिख रहा है, अगर ये नोट्स कोई भी बच्चा परचेज करना चाहता है या उसको लेना चाहता है तो इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हो। इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर लोगे तो आपको संजीवनी बैच में ऐड कर दिया जाएगा। इसका अभी ऑफर चल रहा है, आप लोग वहां से पांचों सब्जेक्ट का, सिर्फ बायो का ही नहीं, टोटल पांचों सब्जेक्ट का आप लोग नोट ले सकते हो। नोट्स वहां पर अवेलेबल है। क्लियर है? आप सभी लोग इसके ऊपर, इस नंबर के ऊपर कॉल जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, है ना। ये यूनिट 1 हो गया। अब यूनिट नंबर 2 में हम लोग चलेंगे, लेसन नंबर 2, है ना। लेसन नंबर 2 बोलता है लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना को समझावे। लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना क्या है? देखिए, लघु बीजाणु ध्वनि वह संरचना है जिसमें परागकण का निर्माण यानी लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसकी शुरुआती संरचना गोल होती है, बाद में जाकर के यह चतुष्कोणीय आकार में, इस आकार में यह पहुंच जाता है। इसी को हम बोलते हैं लघु बीजाणु ध्वनि, है ना। इसके अंदर 4 लेयर्स होते हैं। इसके अंदर लेयर्स कितने होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है। बाह्य त्वचा, अंतःस्थितियम, मध्य परत और लास्ट वाला जो है ये रहता है टेपिटम। ठीक है। बाह्य त्वचा बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। अंतःस्थितियम जो है यह यांत्रिक ऊर्जा, है ना, यांत्रिक बल प्रदान करता है। मध्य परत पोषण प्रदान करता है, जबकि टेपिटम के अंदर लघु बीजाणु यानी परागकण का विकास होता है। क्लियर है? ये अभी ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। यह है परागकण का भंडारण क्यों और कैसे किया जाता है। परागकण का जो भंडारण है वह क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। परागकण का भंडारण एक्चुअली कृत्रिम संकरण के लिए किया जाता है। कृत्रिम संकरण कराकर नए नस्ल की प्राप्ति, जैसे कि अगर कोई हाइब्रिड तैयार करना, यानी सीधा सीधा कर सकते हैं कि हाइब्रिड तैयार करने के लिए हम परागकणों का भंडारण करते हैं, स्टोरेज करते हैं। इसका भंडारण -196 डिग्री द्रवीभूत नाइट्रोजन में किया जाता है। क्लियर? आगे देखिए, यहीं पर जो संकरण शब्द आया, संकरण शब्द, ये संकरण क्या है? संकरण बताता है कि जब कृत्रिम रूप से परागन कराकर, जब परागन कृत्रिम रूप, प्राकृतिक रूप नहीं, स्वपरागन या परपरागन की घटना नहीं होगी, कृत्रिम रूप से यानी मनुष्य के द्वारा जब परागन करा करके नए नस्ल तैयार किए जाते हैं तो उसे हम संकरण कहते हैं। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन कार्पस और एपोकार्पस क्या है? साइन कार्पस और एपोकार्पस क्या है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि साइन कार्पस यानी युक्तांडपी और एपोकार्पस यानी व्युक्तांडपी किसे कहते हैं, है ना। साइन कार्पस का दूसरा शब्द होता है युक्तांडपी, युक्तांडपी, इसको याद रखोगे, है ना। और एपोकार्पस का मतलब होता है व्युक्तांडपी, व्युक्तांडपी, ठीक है। युक्तांडपी और व्युक्तांडपी क्या है? युक्तांडपी और व्युक्तांडपी बोलता है जिस स्त्रीकेसर के अंडप, जिस स्त्रीकेसर के अंडप यानी अंडाशय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइन कार्पस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गुड़हल और सरसों। जिस स्त्रीकेसर के अंडप जुड़े हुए नहीं होते हैं यानी अलग अलग होते हैं, उन्हें हम एपोकार्पस कहते हैं, जैसे कि चंपा और मैग्नोलिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण किसे कहते हैं? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण किसे कहा जाता है? क्या है ये पराग स्त्रीकेसर संकर्षण? देखिए, पराग स्त्रीकेसर परागकण का स्त्रीकेसर के ऊपर आकर्षण, परागकण का सीधा समझ लीजिए, परागकण का स्त्रीकेसर के ऊपर आकर्षण ही पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहलाता है। तो कैसे परागकणों को आकर्षित किया जाएगा? तो समान जाति के परागकण, अगर पर परागन की क्रिया में असमान जाति के परागकण किसी पुष्प पर आते हैं तो वह परागकण उसके वर्तिकाग्र पर ही नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद वह वहीं पे पोषक तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन अगर समान जाति के परागकण उस वर्तिकाग्र पर आते हैं तो परागनली का निर्माण होता है और लास्ट में जाकर के निषेचन की घटना घटती है। तो यह क्रिया पराग स्त्रीकेसर संकर्षण यानी पराग का स्त्रीकेसर पर आकर्षण कहलाता है। क्लियर है? आगे है आपका अनिषेक फलन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनिषेक फलन क्या है? हाँ, इसे हम पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। अनिषेक फलन को हम जानते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। पार्थेनोकार्पी क्या है ना? पार्थेनोकार्पी बोलता है कि जब निषेचन के बिना, जब बिना निषेचन फल का निर्माण हो जाए तो हम उसे अनिषेक फलन कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी या अनिषेक जनन, अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजिनेसिस, पार्थेनोजिनेसिस, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो पार्थेनोजिनेसिस यानी अनिषेक जनन में फल के जगह पर आप शिशु लिख सकते हो कि कुछ जीव बिना निषेचन के शिशु उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पार्थेनोजिनेसिस कहते हैं, और जब कुछ पौधे बिना निषेचन के फल का निर्माण करते हैं तो हम उसे अनिषेक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है अंगूर, संतरा, केला, और एक एग्जाम्पल और आता है यहाँ पे अनानास। क्लियर? आगे चलते हैं, द्विनिषेचन की क्रिया क्या है? द्विनिषेचन की क्रिया को समझाएं। देखिए, द्विनिषेचन की क्रिया यहां पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीज यहां पर बनते हैं, इसलिए इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? बोलता है कि कभी कभी या आवर्तबीजी पौधे में एक नर युग्मक मादा युग्मक अंड से निषेचित होकर के युग्मनज बनाता है और बाद में दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलकर के प्राथमिक भूपोष का निर्माण करता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में तीन केंद्रक एक साथ मिलते हैं, इसलिए इस घटना को हम त्रिसंलयन कहते हैं। कैसे तीन केंद्रक मिलता है? देखिए, आपको याद हो तो पता होना चाहिए कि द्वितीय केंद्रक में दो ठो केंद्रक होते हैं और नर युग्मक में एक केंद्रक होता है। ये तीनों केंद्रक एक साथ मिलकर के एक केंद्रक का निर्माण करता है, यानी तीन केंद्रक एक साथ मिलते हैं। यह तीन केंद्रक का एक साथ मिलना त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन 2 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए त्रिसंलयन याद रखिएगा। त्रिसंलयन यानी नर युग्मक तथा द्वितीय केंद्रक के आपस में मिलने से
तीन केंद्रकों का संलयन, तीन केंद्रकों का आपस में मिलन होता है, इसलिए इस क्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है ना। इस तरह से एक ही बीजांड में, यानी एक ही अंडा भ्रूणपोष के अंदर दो बार निषेचन की घटना होती है, इसलिए इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। इसका खोज नावासीन नामक वैज्ञानिक ने, किसने किया था? इसका खोज नावासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में फ्रिटिलेरिया और लिलियम के फूल में किया था। क्लियर? आगे देखते हैं। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास पर प्रकाश डाले। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास पर हमको प्रकाश डालना है। देखिए, द्विबीजपत्री भ्रूण में होता क्या है ना, इस चीज को आप लोग देखते चलोगे, हम आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। द्विबीजपत्री भ्रूण, जब नर युग्मक और मादा युग्मक निषेचन की क्रिया करता है तो युग्मनज बनता है। यह युग्मनज पहले अनुप्रस्थ विभाजन करता है, अनुप्रस्थ रूप से दो भाग में बंटता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं सीए और नीचे वाला को बोलते हैं सीबी, सेल ऑफ एपिकल एंड सेल ऑफ बेसल। ये सेल ऑफ एपिकल कभी भी विभाजन नहीं करता, यह अपने आकार को बढ़ाते रहता है, और नीचे वाला जो सेल ऑफ बेसल है यह विभाजन की क्रिया को करते रहता है। इस तरह से इसके फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और यहां थर्ड स्टेज में पहुंचता है। इसके बाद यह जो सीए है यहां पर स्थित रहता है और इसमें 8 से 10 कोशिकाओं का एक निलंबक बनता है। 8 से 10 कोशिकाओं का क्या बनता है? एक सस्पेंसर बन जाता है, निलंबक बन जाता है। इस तरह से 8 से 10 कोशिकाओं का निलंबक बनता है और 16 कोशिकाओं का राउंडर बनता है। इस तरह से 16 कोशिकाओं का एक राउंडर बन करके तैयार हो जाता है ना। इस तरह से राउंडर बन करके तैयार हो जाता है। यह जब 16 कोशिकाओं का राउंडर बन जाता है तो इसे हम कहते हैं प्राक भ्रूण, प्राथमिक भ्रूण, और इसका स्ट्रक्चर उल्टा टी के समान है। ऊपर वाला लंब दिखाई देता है और नीचे वाला चौड़ा दिखाई देता है, इसलिए हम इसे उल्टे टी के नाम से भी जानते हैं। यह उल्टा टी स्ट्रक्चर प्राक भ्रूण यानी प्राथमिक भ्रूण की अवस्था में। उसके बाद सीए जो है अपना स्ट्रक्चर थोड़ा इस प्रकार से चेंज करता है ना। इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है ना। यहां थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है सही से। बन गया। इस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर बदल देता है और इसको हम कहते हैं, ये है हमारा द्वितीयक भ्रूण। इस अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में आने के पश्चात यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यू शेप में बदल जाता है। उसके बाद यह पूरा स्ट्रक्चर इस टाइप से यू शेप में बदल जाता है, ठीक है ना। इस टाइप से यू शेप में यहां पर बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण, ठीक है। ये यहां से और ऐसे आएगा, है ना। इसे ही हम द्विबीजपत्री भ्रूण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वाला बीच वाला जो ये लाइन है इसको मिटा देंगे, ये नहीं रहेगा। इस तरह से ये हमारा द्विबीजपत्री भ्रूण बनकर के तैयार हो जाता है। इसी के अंदर मूलांकुर, परांकुर ये सभी विकसित होते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका। तो ये था द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। क्लियर हो गया। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
आगे हम चैप्टर नंबर 3 में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। आइए देखिए चैप्टर नंबर 3, पार्टिटुलेशन या प्रसव से आप क्या समझते हैं। पार्टिटुलेशन या प्रसव से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बोला जाता है कि गर्भावस्था, जब गर्भावस्था 9 महीने की हो जाती है, यानी 9 महीना पूरा हो जाता है, तो शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन गर्भाशय की आंतरिक दीवारों को संकुचित करता है। गर्भाशय के आंतरिक दीवार आपस में सिकुड़ने लगते हैं, जिससे कि इंटरनल प्रेशर जनरेट होता है, आंतरिक दबाव जनरेट होता है, जिससे कि शिशु अपरा के साथ जनन नाल से बाहर निकल जाता है, बाह्य जननांगों से बाहर निकल जाता है। यही क्रिया पार्टिटुलेशन या प्रसव कहलाती है। प्रसव में कौन सा हार्मोन एक्टिव रहता है बाबूरे, याद रखना, पार्टिटुलेशन की क्रिया में हमेशा ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्टिव रहता है। आगे है आपका जनन के लाभ को समझावें। जनन से क्या लाभ है? जनन से देखिए 3 लाभ हैं। जनन के द्वारा जीव अपनी जाति का अनुरक्षण यानी अपनी जाति को बनाए रखता है। हमारी जो जाति है वह इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करे, इस वातावरण में संतुलित तरीके से रहे, इसको हम कहते हैं जनन का लाभ, पहला लाभ। दूसरा लाभ है, जनन के द्वारा जीव अपने अस्तित्व को कायम रखता है। हम भी इस धरती पर हैं, इस बात की जानकारी हम देते रहते हैं। दूसरा, जनन के द्वारा जीव नई जाति का विकास करता है। हम एक नया जाति बनाए, जैसे आदि मानव से हम आज विकसित हुए, तो यह विकास का क्रिया तभी हुआ जब जनन हुआ। अगर जनन नहीं होगा तो हम नई जाति का विकास नहीं कर सकते। आगे है तीसरा, मनुष्य के गर्भ में होने वाले परिवर्तन को समय अंतराल सहित बतावें। समय अंतराल के साथ साथ मनुष्य के गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन को बताना है। पहला है, शिशु का विकास स्तर दर स्तर कैसे होगा। पहले माह के अंत तक हृदय का विकास होगा, दूसरे माह के अंत तक पैर तथा उंगलियों का विकास हो जाएगा। तीसरे माह के अंत तक सभी प्रमुख अंग तंत्र का विकास हो जाएगा। 5वें माह के अंत तक सिर पर बाल आना तथा पहली गति, याद रखिए आपसे पूछा जाता है कि गर्भ की पहली गति कब होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो 5वें महीने में, ठीक है। 6ठे माह के अंत तक आंख के पलक का अलग हो जाना, है ना, और शरीर पर बाल आना निर्धारित है। और 9वें माह में शिशु पूर्ण रूप से जनन के लिए, प्रसव के लिए तैयार होता है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। आगे है आपका जनन परत के निर्माण तथा गैस्ट्रुलेशन क्रिया की व्याख्या करें। जनन परत के निर्माण तथा गैस्ट्रुलेशन क्रिया की व्याख्या करें। देखिए, जनन परत का निर्माण, सबसे पहले तो यह समझिए कि गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया क्या है। जब भ्रूण का निर्माण होता है, इस तरह से समझिए कि जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर के, है ना, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर के यानी निषेचन की क्रिया के द्वारा जब जायगोट बनाते हैं, तो इस जायगोट में विभाजन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। जायगोट में विभाजन की क्रिया इसमें होती है अनुदैर्घ्य, वहां पर हो रही थी अनुप्रस्थ, यहां पर होगी अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य विभाजन में यह सबसे पहले बनाता है क्लीवेज। क्या बनाता है? क्लीवेज बनाता है। दूसरी अवस्था में यह 4 कोशिका की संरचना बना लेता है ना, 4 कोशिका की संरचना बनाता है। इसके बाद यह 4 कोशिका जो है 8 से 16 कोशिकाओं की एक अवस्था में पहुंच जाती है। यह 8 से 16 कोशिकाओं की अवस्था कहलाता है मोरूला। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। मोरूला के बाद यह पहुंचता है ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में। इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। यहां पर ऊपर के तरफ कुछ कोशिकाएं होती हैं और कुछ कोशिकाएं नीचे की तरफ होती। नीचे की कोशिकाएं, नीचे में कोशिका की संख्या जो है ज्यादा होती है। नीचे में कोशिका की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है ना। नीचे में कोशिका की मात्रा ज्यादा होती है और ऊपर में कोशिका जो है मात्र 2 स्तर में होता है, 2 स्तर में, है ना। ऊपर में कोशिका की जो है
संख्या ये 2 स्तर में होती है। बीच में कुछ द्रव होते हैं जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। ये पूरी अवस्था ब्लास्टोसिस्ट की है। यहां पर आने के बाद यह गर्भ पर आरोपित हो जाता है। गर्भ पर आरोपित होने के बाद इसमें कंपन की घटना होती है। क्या होती है? कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है ना, कंपन होता है। इस कंपन को ही हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक गति। इस कंपन को क्या बोलते हैं? मॉर्फोजेनेटिक गति। और मॉर्फोजेनेटिक गति का शुरू हो जाना ही गैस्ट्रुलेशन क्रिया कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में जाने के बाद यह 3 स्तर का निर्माण करती है। और वह 3 स्तर कैसे कैसे बनता है? देखिए, बोलता है कि यह जब ये होगा, कंपित होगा, तो कंपित होने के बाद कुछ कोशिका समूह टूट करके ब्लास्टोसील यानी बीच वाले द्रव में फैल जाता है, विस्तारित हो जाता है। यह कहलाता है एंडोडर्म। यह क्या कहलाता है? एंडोडर्म कहलाता है। और एंडोडर्म के द्वारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्राशय, कर्ण का मध्य भाग का निर्माण होता है। इसके अलावे भ्रौणिक पिंड के पिछले भाग यानी निचले हिस्से से मेजोडर्म का निर्माण होता है। इसकी कोशिकाएं नोटोकॉर्ड, मांसपेशी, हृदय, रुधिर वाहिनी, वृक्क, जननांग का निर्माण करता है, वृक्क तथा जननांग का निर्माण करता है। इसके अलावे हमारा है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो है, यह दोनों जनन स्तर यानी एंडोडर्म और मेजोडर्म के निर्माण के बाद जो कोशिकाएं बच जाती है वह एक्टोडर्म बनाती है। इससे त्वचा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र इत्यादि का विकास होता है। आगे है हमारा मासिक चक्र की व्याख्या करें। यह मासिक चक्र हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। यह मादा में होने वाला यानी प्राइमेट वर्ग के मादा में होने वाला यह चक्र है। मनुष्य में जब यह होता है तो इसका जो काल है वह 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है, जिसमें 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है यानी अंडाणु बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद अंडाणु अंडवाहिनी में यानी फेलोपियन ट्यूब में स्थित रहता है। अंडाशय में कुछ कोशिकाएं जैसे कि पीतिका कोशिका है ना, पीतिका कोशिका, जमे हुए रक्त और खाली परिपक्व पिटक, ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? एक अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, इसका निर्माण कर लेते हैं। इसके निर्माण के पश्चात यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालते रहते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते रहता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते रहता है, जब 28वें दिन अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है, निषेचन तब तक नहीं होता है, तो यह जो कॉर्पस ल्यूटियम है वह कॉर्पस एल्बिकेम में बदल जाता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल एकाएक नीचे आ जाता है। जिसके कारण होता क्या है कि गर्भाशय की आंतरिक दीवारें फटने लगती है, वो फट जाती है। गर्भाशय की टूटी हुई दीवार, रक्त, म्यूकस और क्या? रक्त, म्यूकस, गर्भाशय की टूटी दीवार और अनिषेचित अंडा, यह तीनों मादा जननांग से बाहर स्रावित होता है। यह स्राव 3 से 5 दिनों तक चलता है, जिसे हम रजोधर्म के नाम से जानते हैं। और यह पूरी घटना मासिक चक्र कहलाती है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गई होगी? तो आपका तीसरा चैप्टर समाप्त हुआ है ना। यह मासिक चक्र जो है, इसको याद रखिएगा, मासिक चक्र जो है 12 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होकर के 45 से 50 वर्ष की आयु तक होती। क्लियर है? तीसरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। आते हैं हम चौथे चैप्टर में, इम्यूनोसेंटेसिस क्या है ना। यहां पे क्वेश्चन है, इम्यूनोसेंटेसिस क्या है? यह एक जांच विधि है ना। यह एक जांच विधि है। इस जांच विधि में गर्भ में पल रहे शिशु का जो एमनियोल कॉर्ड होता है ना, एमनियोटिक कॉर्ड जो होता है, इस कॉर्ड से हम कुछ द्रव को बाहर निकाल लेते हैं और उस द्रव को हम सिरिंज के द्वारा बाहर निकालते हैं और उस द्रव का हम परीक्षण करते हैं। परीक्षण से हमें प्राप्त हो जाता है, जानकारी प्राप्त होती है कि गर्भ में पल रहे जो शिशु हैं उनमें क्या दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को क्या हम दवा के माध्यम से सुधार सकते हैं। अगर दवा के माध्यम से सुधारा जा सकता है तो अच्छी बात है। अगर हम दवा के माध्यम से नहीं
उसको सुधार सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एमटीपी करवाते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे सही साबित किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परखनली शिशु किसे कहते हैं? परखनली शिशु जो है इसे टीटीबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। सीधा सीधा 2 नंबर का जब यह क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा सीधा यह जवाब दिया जाएगा कि वैसा शिशु जिसका प्रारंभिक विकास परखनली में और द्वितीयक विकास मादा जननांग में होता है, उसे हम परखनली शिशु के नाम से जानते हैं। इस विकास के अंदर IFT इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर और IUT इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफर को उपयोग में लिया जाता है। क्लियर है? आगे हमारा जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहां से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये हालांकि हमने 5 नंबर में एक साथ बता दिया है, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 नंबर में, है ना। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय क्या है? अगर हम जनसंख्या को यानी जनन की क्रिया को कृत्रिम तरीके से रोकते हैं तो यह क्रिया संतति नियंत्रण कहलाती है। हाँ, यह क्रिया क्या कहलाती है? संतति नियंत्रण कहलाती है। संतति नियंत्रण के लिए मुख्यतः 5 विधियां हैं। इसके अलावा एक छठी विधि भी है जिसे हम एमटीपी कहते हैं, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अवैधानिक घोषित किया गया, फिर उसको वैधानिक कर दिया गया एमटीपी के एमनियोसेंटेसिस के मामले में। पहला है हमारा हार्मोनल विधि। इस विधि का उपयोग इसका मतलब है कि हम कुछ हार्मोन से बने हुए दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मालायन, मालाडी, सहेली, है ना। इन सभी चीजों का हम उपयोग करेंगे जो बाजार में आसानी से पर्याप्त है। यह जो टिकिया है, यह जो टैबलेट है, वह अंडाशय निर्माण यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकने का काम करता है। दूसरा है हमारा स्तनपान अनावर्त विधि, जिसे हम प्राकृतिक विधि के अंतर्गत भी रखते हैं। प्रसव के बाद जब तक स्त्री शिशु को भरपूर स्तनपान कराती रहेगी, उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता रहेगा, गर्भाशय की दीवार में संकुचन रहेगा और वह मादा कभी भी गर्भधारण नहीं कर सकती है जब तक वह शिशु को स्तनपान कराएगी। क्लियर है? तीसरा है यांत्रिक विधि, या इसको हम रोध विधि के नाम से कहते हैं। रोध यहां लिखाएगा, यहां रोग लिखा गया, रोध विधि, है ना। इसमें जो है खास करके कॉपर टी, कॉपर 7, लिम्पेस लूप, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी के इस्तेमाल जो है फिलोपियन ट्यूब और गर्भाशय के निकट किया जाता है, जिससे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को रोक दिया जाता है, यानी इसमें निषेचन की क्रिया को बाधित किया जाता है यांत्रिक विधि में। रासायनिक विधि में हम मादा के जननांग पर स्पर्मिसाइडल रसायन का उपयोग करते हैं। यह स्पर्मिसाइडल रसायन यह जेल के रूप में पर्याप्त होता है, जिसको लगाने के बाद वहां पर स्पर्म जैसे ही पहुंचता है तो वह स्पर्म क्या हो जाता है जी? समाप्त हो जाता है, शुक्राणु नष्ट हो जाता है। आगे है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में हम 2 विधि को अपनाते हैं, जिसमें कि एक है हमारा शुक्रवाहिको छेदन, जिसको हम नर नसबंदी या वजेक्टोमी कहते हैं। इसमें शुक्रवाहिका को काट करके बांध दिया जाता है। और दूसरा है फिलोपियन ट्यूब को काट करके बांधने वाली क्रिया, जिसे हम मादा नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपका 1 से लेकर के 4 तक यानी पहला यूनिट का सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। बात रह गई फिगर की, तो 5 फिगर 6 फिगर आप लोग यहां से ध्यान में रखोगे। 6 फिगर में वो कौन कौन है? पुष्प का अनुदैर्घ्य काट, याद रखिएगा, नोट करते चल जाएगा। पुष्प का अनुदैर्घ्य काट चैप्टर नंबर 2 से। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 से आ जाइए आप, नर जननांग, मादा जननांग, वृषण का अनुप्रस्थ काट, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट और शुक्राणु। यह 6 चित्र को आप लोग दिमाग में रखोगे। यह इस यूनिट से यही 6 चित्र में से कोई एक पूछा जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। जाते जाते हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार का नोट्स आपने यहां पे देखा, उस टाइप का नोट्स हर एक सब्जेक्ट का ड्रीम क्लासेस के पास अवेलेबल है। इसे परचेज करने के लिए या इसे लेने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। यहां से आपको
इस नोट्स को आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, चाहे वो किसी बैजेज के द्वारा हो या किसी भी प्रकार से। वो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करोगे तो वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।